सभी को नमस्कार। मैडम क्लास शुरू करते पाরি? ম্যাডাম আপনি ক্লাস শুরু করতে পারেন? I could not understand Bengali, sir. Okay, ma'am, I am starting actually today. Amida is busy. So আমরা সকলেই জানি যারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি PSSCI সার্চ টু রিসার্চ অনেক দিন ধরেই আমরা বিভিন্ন রকম গবেষণা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে চলেছি আমাদের BSSCI সার্চ টু রিসার্চে। তাতে আমরা কখনো আলোচনা করেছি ন্যায়শাস্ত্র নিয়ে আগামী দিনে কি কি গবেষণা হতে পারে, বেদান্ত নিয়ে আগামী দিনে কি কি গবেষণা হতে পারে ইত্যাদি বিভিন্ন শাস্ত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। Scope of research in Sanskrit journalism and mass communication. অনন্ত শোনা যাচ্ছে? हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो, नहीं। अभी 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 सुनाई दे रहा है? हाँ, अभी सुनाई, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। सारे रामकृष्ण मठ व मिशन के छात्र छात्राएं हैं, सबके लिए बहुत गौरवमय विषय है कि आज मैम हम सबके साथ हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले मैं प्रियंका चौधरी को वेलकम एड्रेस के लिए आह्वान करता हूँ। प्रियंका चौधरी, प्लीज गिव योर वेलकम एड्रेस। थैंक यू। जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, आ रहा है। ओके। शुभ संध्या एवं सादर नमस्कार। ये हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मध्य एक ऐसी विदुषी बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी तथा संस्कृत भाषा साहित्य, पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान देने वाली आदरणीय डॉक्टर रेणुका शरद बोकारे जी पधारे हैं। आप न केवल एक विदुषी शिक्षिका है अपितु एक संवेदनशील जनसंपर्क अधिकारी, कुशल संपादक, सृजनात्मक लेखक, मीडिया विशेषज्ञ और उत्कृष्ट शोधकर्ता भी है। आपकी 22 वर्ष की शिक्षण यात्रा, 12 वर्ष का शोध अनुभव और 11 वर्ष का प्रशासनिक योगदान सभी मिलकर एक प्रेरणादायी गाथा रचते हैं। संस्कृत पत्रकारिता एवं जनसंचार जैसे जटिल एवं समकालीन विषय को आपने न केवल शोध की दृष्टि से गहराई दी है बल्कि व्यवहारिक और मीडिया के क्षेत्र में भी इसे नई आयाम दिए हैं। आपके निदर्शन में बनी डॉक्यूमेंट्रीज, शोध ग्रंथ, अनुवाद कार्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय है। आज का ये व्याख्यान संस्कृत पत्रकारिता एवं जनसंचार में शोध की संभावनाएं
हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक, मार्गदर्शक और प्रेरणादायी सिद्ध होगा। डॉक्टर बोकारे जी, हम आपका इस सत्र में सादर अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे लिए गर्व की बात है और हम सभी आपके व्याख्यान की प्रतीक्षा अत्यंत उत्सुकता से कर रहे हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी। अभी हम लोग एक ओपनिंग सॉन्ग यानी उद्बोधनी संगीत के माध्यम से सत्र शुरू करेंगे। मैं उद्बोधनी संगीत यानी ओपनिंग सॉन्ग के लिए कुमारदीप चक्रवर्ती सर को आमंत्रित करता हूँ। कुमारदीप चक्रवर्ती सर, असिस्टेंट इंग्लिश टीचर, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर। सर প্লিজ। আমাকে শোনা যাচ্ছে তো? একটু খালি একটু কনফার্ম করবেন। হ্যাঁ, সাউন্ড শোনা যাচ্ছে কুমারদীপ। ঠিক হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। এখানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক একটু ডিভাইসের সাউন্ডটা একটু জোরে দে কুমারদীপ, ডিভাইসের সাউন্ডটা একটু আচ্ছা, জোরে। এখানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার এবং কৃতজ্ঞতা, এবং ম্যাডামকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, নমস্কার, কৃতজ্ঞতা। আই পে মাই রেসপেক্ট to madam, and I am now starting our opening song which is dedicated to Thakur Sri Ramakrishna. রাজরাজেশ্বর দেখা দাও, রাজরাজেশ্বর দেখা দাও, করুণা ভিখারি আমি, করুণা নয়নে চাও, রাজরাজেশ্বর দেখা দাও। সর্বদান করিয়াছি এই প্রাণ, চরণে সর্বদান করিয়াছি এই প্রাণ, সংসার ঝলসিয়াছে রাজরাজেশ্বর দেখা দাও, রাজরাজেশ্বর দেখা সকলঙ্কে ভরা অবরিত এ হৃদয়ে, মোহে মুগ্ধ মৃত প্রায় হয়ে আছি দয়াময়। হলো সকলঙ্কে ভরা অবরিত এ হৃদয়ে, মোহে মুগ্ধ মৃত প্রায় হয়ে আছি দয়াময়। জীবনী দানে শুধু মৃত সঞ্জীবনী দানে শোধন করিয়ালো, রাজরাজেশ্বর দেখা দাও, রাজরাজেশ্বর 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 দেখা দাও। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ কুমারদীপ। অত্যন্ত সুন্দর একটি रामकृष्ण संगीत सुनलाम। एक बेहद सुंदर रामकृष्ण संगीत सुनाने के लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूं कुमारदीप चक्रवर्ती सर को, असिस्टेंट इंग्लिश टीचर, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, देवघर। वेरी वेरी थैंक यू सर।
अभी हम सब मूल वक्ता हमारी श्रद्धेय व आदरणीय अध्यापिका डॉक्टर रेणुका बुकारे मैम से सुनेंगे आज के मूल विषय के ऊपर। सबसे पहले मैं समग्र VSSCI सर्च टू रिसर्च के तरफ से मैम को धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आज आपका जो बहुत मूल्यवान समय जो आप हम सब के लिए देने वाली हैं, जिससे आप जो नई शोध की जो नई रास्ता जो नई राह हम सबको दिखाएंगी, इसके लिए समग्र संस्था आपको धन्यवाद ज्ञापित कर रही हैं, प्रणाम ज्ञापित कर रहा है मैम। अभी मैं आपको अनुरोध करूंगा आज का जो विषय है वो शुरू करने के लिए। आप शुरू कर सकते हैं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शेयरिंग की परमिशन मुझे दी है। मैं मेरी पीपीटी शेयर करूंगी आपसे। ओके मैम। सदा मैं मेरा व्याख्यान की शुरुआत करती हूँ अभी। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मत् आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। आदरणीय हमारे परम पूज्य रामकृष्ण श्री शारदा देवी स्वामी विवेकानंद जी को प्रणिपात करते हुए आज के व्याख्यान का मैं प्रारंभ करती हूँ। अद्य संस्कृत पत्रकारिता दिनमस्ति खलु। अस्मिन् सुअवसरे PSSIE आयोजितं मम व्याख्यानम्। एषः मम कृते अद्भुतः सुयोगः अस्ति। अतः प्रथमं सर्वेभ्यः अहं संस्कृत पत्रकारिता दिनस्य शुभकामनां ददामि। व्याहरा। आज आपने जो इस व्याख्यान का आयोजन किया है, जब ये व्याख्यान तय हुआ तब मेरे मन में या 1 जून की तारीख संस्कृत पत्रकारिता दिनम है ऐसे करके क्लिक नहीं हुई थी, स्मरण में नहीं थी। लेकिन सुयोग से ये आज के दिन यह व्याख्यान का आयोजन हुआ है। ये मेरे लिए बहुत ही बेहद खुशी का दिन है, बहुत खुशी का क्षण है। और मैं सहर्ष आपके जो आयोजन मंडल है, अमित जी, कुमारदीप चक्रवर्ती जी, अनंत जी, प्रिया जी, आप सभी को मैं खुद स्वयं मेरे तरफ से व्यक्तिशः आपको धन्यवाद देती हूँ। यहाँ आज के सुअवसर में स्कोप ऑफ रिसर्च इन संस्कृत जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, यह आपने विषय दिया है मुझे। इस विषय को मद्देनजर करते हुए मेरा जो विचार है, अनुभव है, मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। शायद शेयर की परमिशन अभी तक नहीं दी है। अच्छा मैम, हम लोग उसको शुरू करने का प्रयास करते हैं मैम। आप तब तक मैम थोड़ा अनुरोध है आपसे, आप तब तक थोड़ा बोलते रहिए। हम अभी अमित दा से कांटेक्ट करके मैम वो परमिशन देते हैं। ओके ठीक। दिख रही है आपको मेरी स्लाइड्स, पीपीटी दिख रही है? आप देख सकते हैं पीपीटी? जी मैम। हाँ, स्कोप ऑफ रिसर्च इन संस्कृत जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। प्रथमतः आप सभी को संस्कृत पत्रकारिता दिनस्य शुभकामनाः। संस्कृत पत्रकारिता वर्धमान मंगलम। This greeting we have made
I am the public relation officer of Kavi Kulaguru Kalidas Sanskrit University. So I represent Kalidas Sanskrit University, and we have made one greeting today for the Vishesh, for the greetings to our Sanskrit journalism group, journalist, Sanskrit journalism predecessors. So this is the संस्कृत त्रैमासिकी पत्रकारिता. ये जो है संस्कृत त्रैमासिकी है. अभी पहला जो अंक है अर्वाचीन संस्कृतम, वो रिसेंट जुलाई 2025 का अंक है. संविद है, दुर्वा का अंक है, गिरवाण सुधा है, और ये सब गुंजारवा है. ये सब हमारे बहुत बड़ी परंपरा संस्कृत पत्रकारिता की, उसमें त्रैमासिक, ट्राई मंथली जिसको बोलते हैं, वो प्रकाशित होती थी. आज इसमें से कुछ जैसे कि गिरवाण सुधा, दुर्वा, संविद, अर्वाचीन संस्कृतम ये प्रकाशित हो रहे हैं. गुंजारो नहीं होता है, लेकिन बाकी सब प्रकाशित होते हैं. तो ये परंपरा का आपको स्मरण हो, सभी को पता चले, इसलिए हमने ये ग्रीटिंग किया है. संस्कृत पत्रकारिता का ब्रीद वाक्य है जिस पर हमें अभी बोलना है, आगे जाना है. तावदेव प्रतिष्ठा स्यात् भारतस्य महितले ज्ञानामृतमयी यावत् सेव्यते सुरभारती. Till then, indeed, the prestige of Bharat will reign supreme on this earth as long as Sanskrit, the very nectar of knowledge, is served, studied. जब तक संस्कृत की पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन होता रहेगा इस भारत में, तब तक हमारी जो ये पत्रकारिता, हमारी संस्कृत भाषा है, ये जीवित रहेगी. तो हमें बोलचाल करने में, व्यवहार में और अध्ययन, अध्यापन और संशोधन के माध्यम से संस्कृत भाषा को आगे लेकर जाना है. तो मुझे विषय दिया है अभी रिसर्च, उसके तरफ मैं बढ़ती हूँ. रिसर्च, स्कोप ऑफ रिसर्च. तो पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च मीन्स अ सिस्टमैटिक मेथड consisting of enunciating the problem, formulating a hypothesis, collecting the facts or data, analyzing the facts, and reaching certain conclusions either in the form of solutions towards the concerned problem or in certain generalizations for some theoretical formulations. रिसर्च में क्या क्या आता है, वो किससे कंप्राइज, मतलब किससे क्या क्या घटक उसके होते हैं, मुख्य तत्व क्या होते हैं. उसमें होता है आपको रिसर्च प्रॉब्लम. जिसमें आपको रिसर्च करना है वो कुछ प्रॉब्लम आपके पास होना चाहिए. डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम. उस प्रॉब्लम को आप एक गृहीतक, हाइपोथेसिस करके या सजेस्टेड सॉल्यूशन करके आपको एक लाइन क्लियर करनी पड़ती है, अपने पास रखनी पड़ती है कि इस पर हमारा रिसर्च होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मीडिया का हमारा रिसर्च हम देखें, मास कम्युनिकेशन और संस्कृत जर्नलिज्म का, तो संस्कृत जर्नलिज्म में डिजिटल जो हमारा आज का फॉर्मुलेशन हुआ है, बहुत बड़ी क्रांति हुई है. उस क्रांति में संस्कृत जर्नलिज्म आज टिक पाएगा या नहीं, ये हमारा, अगर हम हाइपोथेसिस लेते हैं कि डिजिटल जो हमारी क्रांति है उस पर हमारा संस्कृत पत्रकारिता का क्या योगदान होगा, इसमें ये संस्कृत पत्रिका का स्थान क्या होगा, तो प्लेस ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म इन दिस डिजिटल एरा, ये अगर हमें करना है तो हमें वो हाइपोथेसिस करके कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग डाटा, हमें डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा. क्योंकि संस्कृत जर्नलिज्म डिजिटल मोड पर गया है, तो कहाँ कहाँ किस किस माध्यम से गया है, वहां क्या क्या शुरू है, वो डाटा कलेक्शन करके, वो डाटा को ऑर्गेनाइज करके, जैसे अगर प्रिंट का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, डिजिटल सोशल मीडिया का हो, तो उसको ऑर्गेनाइज करके इवैल्यूएट करना होता है. उसका इवैल्यूएशन, उसका परीक्षण करना होता है. उस परीक्षण के बाद मेकिंग डिडक्शन, हम उसके रिजल्ट्स जो है निरीक्षण के बाद, परीक्षण के बाद हमारे पास नोटिंग करते हैं, और फिर हम रीचिंग कंक्लूजन, उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष पर आते हैं. टेस्टिंग ऑफ कंक्लूजन्स टू डिटरमाइन विथ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. और हमने जो बोला था कि हमारी संस्कृत पत्रकारिता डिजिटल एरा में कहीं भी पीछे नहीं, उसको अगर हमारा जो डाटा है, उस डाटा कलेक्शंस का जो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन हमारे पास आता है, वो दिखा देता है कि नहीं, संस्कृत पत्रकारिता डिजिटल एरा में भी
डिजिटल मोड पे भी वेराइटी ऑफ वर्क काम कर रही है, वेराइटी ऑफ कंट्रीब्यूशन उसका हो रहा है। तो रिसर्च में हमें पहले हाइपोथेसिस लेना है, हमें प्रॉब्लम दिखा, पहले एक लाइन हमें होनी चाहिए, उसको हाइपोथेसिस कहना, उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका इवेल्युएशन, डिडक्शन, कंक्लूजन एंड उसके बाद टेस्टिंग ऑफ कंक्लूजन एज पर अवर हाइपोथेसिस, ये होना चाहिए। अगर हमारा हाइपोथेसिस गलत भी होता है तो हो जाने दीजिए, हमारा निष्कर्ष दूसरा निकलता है तो निकल जाने दीजिए, लेकिन हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो न कि सब्जेक्टिव। मुझे अच्छा लगता है, मुझे चाहिए रिसर्च का निष्कर्ष ऐसा है, इस पर रिसर्च कभी भी नहीं होता है। रिसर्च हमेशा ऑब्जेक्टिव, तटस्थ, इम्पर्सनल होकर करना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे लिए रिसर्च में होती है। इसलिए मैंने वन लाइन में रिसर्च क्या होता है इसका बताया है। रिसर्च इज एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज मेकिंग फॉर इट्स एडवांसमेंट। आपको नवाचार करना है, मौलिक कुछ निष्कर्ष लाने हैं, मौलिक रिजल्ट ओरिएंटेड कुछ काम करना है। अगर इसमें हमारे अनुसंधान में, हमारे संशोधन में मौलिकता न हो तो वो संशोधन कहाँ नहीं जाता है। इसलिए संशोधन, रिसर्च इज एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, आपकी मौलिक योगदान, अवदान उसमें होना चाहिए टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज हमारे पास आज उपलब्ध है उसमें से ही आगे जाकर क्या होता है, मेकिंग फॉर इट्स एडवांसमेंट, उसमें आगे हमें क्या लेकर जाना होता है, क्या हम नया कुछ कर सकते हैं। देखिए अभी आप बहुत अलर्ट हो गए और न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो हम विदेश में अभी एक संशोधन हुआ है जहां उन्होंने कृत्रिम, जिसको हम आर्टिफिशियल ब्लड प्रोडक्शन किया है, और ये आर्टिफिशियल ब्लड प्रोडक्शन किसी भी जिसको हम ब्लड ग्रुप बोलते हैं उस ब्लड ग्रुप को मैच होता है। और इसका उन्होंने परीक्षण किया, उसका निरीक्षण किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आते हैं क्या वो देखा, और वो अभी उसके प्रोडक्शन के ओर जा रहे हैं कि आज हमारे पास ये तैयार है कि हम आर्टिफिशियल ब्लड निर्मित से आपको कोई भी समस्या अगर आगे आती है या लोगों को, पेशेंट को आती है, तो उसको हम कोई भी किसी भी ब्लड ग्रुप का हो, हम उस आर्टिफिशियल ब्लड प्रोडक्शन से उसको ब्लड दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिसर्च, ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हमारे अनुसंधान में, हमारे संशोधन में, हमारे मेडिकल साइंस में होता हुआ हम देखते हैं। अगर ऐसे ही संशोधन नोबेल प्राइज या बड़े प्राइज के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनका जो रिसर्च किसके लिए होता है, सोसाइटी के लिए होता है। आप ये कभी भी भूलना नहीं, हमारा रिसर्च हमेशा सोसाइटी ओरिएंटेड होना चाहिए, न कि हमारे सिर्फ हमारे स्व के लिए होना चाहिए। रिसर्च फॉर सोसाइटी, ये हमारा मोटो होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए ये भी बताती हूँ। हमारा जो विषय है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, वो आता है सोशल साइंस में। सोशल साइंस मतलब समाज विज्ञान। समाज विज्ञान यानी समाज से संबंधित जो शास्त्र होता है, उसे जो भी कोई शास्त्र हो, जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी आता है, सोशियोलॉजी भी आता है, हमारा मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म भी आता है, और जिसको हम बोलते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ये सब सोशल साइंस में आते हैं। क्योंकि सोसाइटी से संबंधित, सोसाइटी ओरिएंटेड, सोसाइटी को लाभदायक अगर हम रिसर्च, नवाचार, अनुसंधान, संशोधन नहीं करेंगे तो हमारे संशोधन का कोई भी मतलब नहीं है। उस संशोधन से आगे आने वाले हमारे जनरेशन को, रिसर्चर्स को कुछ ना कुछ मार्गदर्शक और सोसाइटी को भी कुछ नया अवदान मिले, इसका हमें ख्याल रखना होगा। इसलिए रिसर्च शुड बी एन ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन। When, why, what, who, where, 5 W's and 1 H, how, ये हमारे रिसर्च मेन 6 प्रश्न होते हैं। उस 6 प्रश्न के मुताबिक ही हमारा रिसर्च आगे बढ़ता है। इसलिए हमारा पहला जो हाइपोथेसिस होता है, उसको अगर हमें डाटा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजर और इवैल्यूएशन में जाना है तो हमें ये 5 W's and 1 H को लेकर जाना होता है। अभी रिसर्च मेथड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो है लाइब्रेरी रिसर्च, जो आप टेबल रिसर्च कहते हैं,
सभी जो आर्ट्स वाले बहुशः, सोशल साइंस वाले बहुशः जो लाइब्रेरी रिसर्च करते हैं, टेबल रिसर्च जिसको बोलते हैं, वो एक है। सेकंड है फील्ड रिसर्च। मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में फील्ड रिसर्च शामिल होता है। अगर आप फील्ड रिसर्च में ध्यान देंगे या उसका आप अंतर्भाव अपने रिसर्च में करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये रिसर्च रिसर्च फॉर सोसाइटी सूत्र में जाएगा। और तीसरा होता है लेबोरेटरी रिसर्च, जो खुद प्रयोग करके हमें निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसमें बहुशः हमारा जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, ये सब फार्मेसी है, ये सब लेबोरेटरी रिसर्च के विषय है। तो 3 प्रकार के हैं, लाइब्रेरी, फील्ड एंड लेबोरेटरी। ये 3 प्रकार के रिसर्च इसमें आते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जिसमें मैं आती हूँ, रिसर्च एरियाज इन संस्कृत जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अलग अलग, ये तो 2 अलग अलग आपने कर दिए हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लेकिन इसके अंतर्गत जो अलग अलग बिट्स आते हैं, फील्ड आते हैं, वो अलग है। एक तो है प्रिंट, मुद्रित माध्यम जिसको बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो ई माध्यम, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारा जो न्यूज चैनल्स वगैरह है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, जो आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये जो इसके माध्यम से हम जाते हैं, वो सब ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म है। उसका अलग औरा होता है क्योंकि टेक्निकल साइड उसमें आती है। डिजिटल जर्नलिज्म, जिसमें सोशल मीडिया आता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आते हैं, ये सब डिजिटल जर्नलिज्म में आएगा। आपका पॉडकास्ट वगैरह जो है वो सब डिजिटल जर्नलिज्म में आता है। न्यू मीडिया, हमारे जो, देखिए अभी आपके हाथ मोबाइल है, बराबर है, मोबाइल से रील्स करना ये कॉमन है, इंस्टाग्राम में डालो, फेसबुक पर डालो, अपने स्टेटस पर डालो। न्यू मीडिया में मोबाइल जर्नलिज्म, ये एक नया माध्यम आया है। तो ऐसे अनेकानेक माध्यम इस न्यू मीडिया के अंतर्गत आते हैं। खोजने की जरूरत नहीं, आज ये सब हमारे हाथ में मोबाइल में उपलब्ध है। एडवर्टाइजिंग, जिसे हम विज्ञापन कहते हैं, पब्लिक रिलेशंस, जनसंपर्क, मीडिया रिसर्च, ये खुद ही एक अलग फील्ड है, मीडिया रिसर्च। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारा जो पूरा व्यवहार चलता है मीडिया का, इसमें मार्केटिंग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग ये दोनों बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अर्थ बल जो होता है, अर्थ संसाधन जो होते हैं, हमारा जो मीडिया का आधार स्तंभ होता है, वो होता है विज्ञापन और मार्केटिंग। मार्केटिंग नहीं हुआ तो विज्ञापन नहीं आएंगे, विज्ञापन नहीं हुआ तो हमारा मार्केटिंग जो हमको अर्थ संबल होना है, हमारा प्रसार प्रचार होना है, वो नहीं होगा। और एक है फोटो जर्नलिज्म, ये भी बहुत सुंदर विषय है फोटो जर्नलिज्म का, और इसमें इतने सुंदर उदाहरण और संशोधन हो सकता है, ये बहुत ही सुंदर विषय है। और तीसरा है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जिसे हम शोध पत्रकारिता कहते हैं। जो भी कुछ समाज में चल रहा है, उसके पीछे का, उसके अंदर का अंडरकरंट, वो जो भी होता है, वो खोजना पत्रकार के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो ये रिस्क का जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटस है, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है। और ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के उदाहरण हम भारत में, हमारे जिसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र में, या आपके बाहर के प्रांत में भी मिलते हैं। तो ये जर्नलिज्म के अलग अलग प्रांत है, इसके अंदर बहुत सारे रिसर्च मटेरियल है। आपको मैं सिर्फ अभी ये जो संस्कृत जर्नलिज्म है, जिस पर हमें रिसर्च करना है, उसकी फेस में थोड़ी दिखा देती हूँ। संस्कृत जो पत्रकारिता, पीरियोडिकल्स जो है, उसकी शुरुआत जो है 1 जून 1866 को हुई। काशी विद्या सुधा निधि, तब पंडित, वाराणसी से ये प्रकाशित हुई थी पत्रिका। ये 1 जून को हुई थी, इसलिए आज का दिन संस्कृत पत्रकारिता दिन माना जाता है, क्योंकि संस्कृत पत्रकारिता की शुरुआत इस दिन से हुई थी, इस पत्रिका से हुई थी। इस पत्रिका का शुभारंभ 1 जून हुआ, इसलिए आज का दिन माना जाता है। दूसरी सेकंड फेज थी हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर स्टार्टेड। सुधर्मा नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ। उसके बाद आकाशवाणी, दूरदर्शन, और दूरदर्शन में आकाशवाणी में न्यूज, संस्कृत न्यूज आप अगर सुनते होंगे, सुबह 6 बजे न्यूज आती है, 6:15 था टाइमिंग, कभी 7 का टाइमिंग था।
तो अभी टाइमिंग चेंज होते हैं उसके, लेकिन आकाशवाणी में संस्कृत न्यूज आती है। ये उसका फर्स्ट ब्रॉडकास्टिंग हुआ 30 जून 1974 को। उसके बाद दूरदर्शन में वीकली संस्कृत वार्ता पत्र शुरू हुआ 21 अगस्त 1994 को। फिर डेली संस्कृत वार्ता पत्र, दैनिक वार्ता पत्र 5 मिनट का 22 अगस्त 2002 से शुरू हुआ, और दूरदर्शन में संस्कृत वार्तावली की शुरुआत हुई 2015 से। संस्कृत जो वीकली हमारा हर शनिवार चलता है वो कार्यक्रम, वो संस्कृत वार्तावली। और थर्ड फेज थी हमारी डिजिटल मीडिया की, जहां ई पेपर, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट, ब्लॉग, ये सभी में संस्कृत वाले लोग आगे हैं। कोई भी ऐसे नहीं कि फेसबुक नहीं यूज करता, हम सभी फेसबुक, ट्विटर, वेबसाइट, ब्लॉग आराम से यूज करते, लेकिन उसको बनाना, ये भी फेसबुक पे अपलोड करना, ट्विटर पर अपलोड करना, सुधर्मा या हमारा जो संस्कृत संवाद जैसे ई पेपर अभी हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, विद्युत दूतः या फिर हमारा जाह्नवी, रसना, ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नल हमारे पास है। डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, हिम संस्कृत वार्ता इत्यादि। तो ये सभी हमारे जो न्यूज पेपर है, सुधर्मा हो, हिम संस्कृत वार्ता हो, संस्कृत संवाद हो, तो ये हमारे संस्कृत के बहुत बड़े आगे लेकर जाने वाली परंपरा है। प्रसारण माध्यम में संस्कृत, सबसे पहला प्रसारण संस्कृत वार्ता का, संस्कृत कार्यक्रम का हुआ जर्मनी में 3 फरवरी 1966 में। उसके बाद हमने वो हमारे यहाँ ना जो दूरदर्शन न्यू दिल्ली है, आकाशवाणी न्यू दिल्ली है, उसमें हमने शुरू किया था। और ये जो प्रसारण है 1974, देखिए कितना टाइम लगता है भारत में आने के लिए। और फिर दूरदर्शन की वार्ता 1994, और ये संस्कृत न्यूज दूरदर्शन डेली 2002, और संस्कृत वार्तावली 2015। ये हमारा ये जो प्रसारण माध्यम में संस्कृत कैसे आया उसका ग्राफ है, और ये फेज वाइज हुआ है। सबसे पहला अगर किसी ने संस्कृत प्रोग्राम शुरू किया हो तो वो जर्मनी में शुरू हुआ है, इसलिए भारत में नहीं शुरू हुआ, जर्मनी में शुरू हुआ। और जर्मनी में आप जानते हैं कि संस्कृत का प्रचार, प्रसार, संशोधन, और उनके पास की लाइब्रेरीज, उनके यहाँ के डिपार्टमेंट, उनके यहाँ के विद्वान लोग बहुत जाने माने हैं कि जर्मनी में संस्कृत का बहुत बड़ा एक योगदान, अवदान इस विश्व में संस्कृत के लिए है। ये आपके लिए सिर्फ थोड़ा दिखाने के लिए लाई हूँ। तब पंडित का पहला अंक है 1 जून 1866, काशी विद्या सुधा निधि। तब पंडित, ये वाराणसी से शुरू होता था, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी। इसके बाद ये संस्कृत पत्रकारिता स्मरण, इसमें गिरवाण है, संस्कृत रत्नाकर है, सर उदय, ये सब वार्ता पत्रिकाएं चलती थी। कभी कोई द्वैमासिक थी, कोई त्रैमासिक थी, कोई मासिक थी, ऐसी वार्ता पत्रिकाएं चलती थी। इसके बाद है संस्कृत इन प्रिंट मीडिया। ये मैंने इसलिए लाया है कि ये ओल्ड संस्कृत पीरियोडिकल्स हैं। यहाँ जो पुराने अभी बंद हो गए, कुछ एग्जिस्टिंग है इसमें, और कुछ जो है ई जर्नल है, विद्युत दूतः, जाह्नवी, पट्टाम्बी, जम्बूद्वीप, रसना, ये ई जर्नल ये अभी शुरू है। तो हमारी संस्कृत पत्रकारिता प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इन तीनों माध्यम से हमारी ये पत्रकारिता शुरू है, आज भी जारी है, तो और आगे बढ़ रही है। इसमें प्रिंट मीडिया के मैंने संभाषण संदेश, ये मासिक है, मंथली है, भारती, सृजनवाणी, संस्कृत भवितव्यम, जो हमारा नागपुर से 75 ईयर्स को हो गए, इस साल कंप्लीट हो गए हैं, तो इसका अमृत महोत्सव अभी शुरू है। हमारे प्रज्ञा भारती डॉक्टर श्रीभा वर्णेकर जी, उन्होंने ये शुरू किया था संस्कृत भवितव्यम, ये वीकली है, और इसका आज भी प्रकाशन होता है, हर वीक ये प्रकाशन होता है। सजल संदेश, रसना, सर उदय, सुधर्मा, ये सब हमारे प्रिंट मीडिया का उदाहरण के रूप में है। और अब हम आते हैं स्कोप ऑफ रिसर्च इन संस्कृत जर्नलिज्म। मैं जो बता रही हूँ वो आप समझ रहे हैं? हाँ मैम। आपको स्लाइड्स दिख रही है ना? हाँ हाँ मैम, स्लाइड्स दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं मैम।
यानी ऐसा नहीं हो रहा है कि स्लाइड बदल नहीं रही, ऐसे नहीं हो रहा है ना? मैम पहले स्लाइड में अटका हुआ है, पहला स्लाइड दिख रहा है मैम। अच्छा, सेकंड क्यों नहीं आ रहा है? फिर आना चाहिए ना। मैं तो यहाँ ये कर रही हूँ। एक मिनट, कोई है क्या वहां? ऐसा तो नहीं होता है। अभी आ हाँ, रहा अब है? स्लाइड्स चेंज हो रहा है मैम, अभी हो रहा चेंज है, हो रहा है। ओके। देखिए, मैं यहाँ से आती हूँ, फिर से आपको एक बार थोड़ा देती हूँ हमारा विषय। ये संस्कृत पत्रकारिता का ग्रीटिंग आपके लिए, और हमारा जो संस्कृत पत्रकारिता का ब्रीद वाक्य है वो व्हाट इज रिसर्च। उसके बाद रिसर्च कंप्राइजेस defining, redefining problem, formulating hypothesis or suggested solutions, collecting, organizing and evaluating data, making deductions, reaching conclusions and testing of conclusions as per formulating data. Research is an original contribution to the existing stock of knowledge, making for its advancement. ये मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, नवाचार होना है, मौलिक योगदान होना है। अगर वो नहीं होता है तो रिसर्च नहीं कहा जाएगा। और रिसर्च के लिए 5 W, 5 W एंड 1 H, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हु, वेयर एंड हाउ। इस 5-6 जो सवाल होते हैं, इससे ही हमारा रिसर्च आगे बढ़ता है। 3 types of research methods, library, field and laboratory. इसके बाद मैंने रिसर्च एरियाज इन संस्कृत जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन कहे थे। आपको समझ रहा है ना? हाँ मैम। आपको समझ रहा है? हाँ मैम, हाँ। यानी जल्दी नहीं हो रहा है ना? नहीं मैम, ठीक है मैम। हाँ। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल, न्यू मीडिया, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, मीडिया रिसर्च, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, फोटो जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। ये हमारे वेराइटी एरियाज है जर्नलिज्म के रिसर्च में। हमारी फेज प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, इसका मैंने एक थोड़ा आपको दिखाया। पंडित फर्स्ट काशी विद्या सुधा निधि राजकीय संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी से प्रकाशित हुई थी 1 जून 1866। इसलिए आज का दिन हम संस्कृत पत्रकारिता दिन करके संपन्न करते हैं। दूसरा था ये संस्कृत पत्रकारिता अलग अलग है, मधुरवाणी, गिरवाण, भारती, संस्कृत रत्नाकर, सहृदया, ये सर्वगंधा, ये सब अलग अलग, मंजूषा, अलग अलग पत्रिकाएं हैं जो प्रकाशित होती थी। ये ओल्ड संस्कृत प्रोडिकल्स है जो अभी बंद हो गए, अभी नहीं प्रकाशित होते। जो एग्जिस्टिंग है उसमें आप देख सकते हैं, ये पुराने थे। और एग्जिस्टिंग में सूर्योदय, भारतोदय, सरस्वती सुषमा, भारती, संस्कृत भवितव्यम इत्यादि सब हैं। अमृतवाणी, सारस्वतम, छंदस्वती, अमृत भाषा, बहुत सारे पत्र निकलते हैं भारत में। और इलेक्ट्रॉनिक जर्नल, ई जर्नल जो होते हैं, विद्युत दूतः, जाह्नवी, पट्टांबी, जम्बूद्वीप और रसना, ये इलेक्ट्रॉनिक जर्नल बहुत प्रसिद्ध है। उसमें जाह्नवी, विद्युत दूतः और रसना, ये बहुत ही जिसको हम बोलेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऐसा हमारा है कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, ये सब हमारा पट हमने यहाँ दिखाया। प्रिंट मीडिया के अलग अलग पत्रिकाएं हैं यहाँ, संभाषण, संदेश, सृजनवाणी, संस्कृत भवितव्यम जो नागपुर से प्रकाशित होता है हमारा, आज भी है, 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं उन्होंने। सजल संदेश, भारती, सहृदया, सुधर्मा, रसना, ये सब हमारी प्रिंट मीडिया है। और अब मैं आती हूँ स्कोप ऑफ रिसर्च इन संस्कृत जर्नलिज्म। ये कुछ 10 मिनट मुझे इसलिए आवश्यक थे कि आपको संस्कृत पत्रकारिता में स्कोप ऑफ रिसर्च क्या है, इसका अगर आप थोड़ा जायजा लेंगे तो ऐसा समझेगा कि आपको करने के लिए बहुत वाइड रेंज है। इसलिए मैंने
आपको पहले संस्कृत पत्रकारिता का एक थोड़ी झलक दिखाई कि आज ये सब काम हमारे शुरू है। और अब हम आते हैं स्कोप में, जिसे हमें कौन से एरियाज में रिसर्च हम कर सकते हैं, उसका एक वाइड रेंज आपको मिलेगा। हिस्टोरिकल एंड लिटरेरी एनालिसिस जो टेबल रिसर्च होता है, कंटेम्पररी संस्कृत जर्नलिज्म समकालीन संस्कृत पत्रकारिता पर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसमें हमारी जो भी पीरियोडिकल्स है, मंथली है, ट्राई मंथली है, हमारे पेपर्स है, उस सब को आपको लेना है। अगर आप लेंगे तो प्रिंट मीडिया, अगर आपको लेना है तो कंटेम्पररी संस्कृत जर्नलिज्म प्रिंट मीडिया, ये एरिया आपका फिक्स हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आपको कौन सा एरिया में काम करना है वो एरिया भी आपको फिक्स करना होता है। क्यों एरिया फिक्स करना है? क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर हम संभाल नहीं सकते उसको, उस पढ़ाई को, उस अध्ययन को हम न्याय नहीं दे सकते। इसलिए जो भी आपको विषय लेना है पीएचडी का, उसको अपने दायरे में उसका स्कोप हमें देखकर उसका लिमिटेशन भी हमें देखना पड़ता है, लिमिटेशन हमें करना पड़ता है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा तो हम अध्ययन को न्याय नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्कोप बहुत हो लेकिन उसमें हमें एरिया वाइज लिमिटेशन करना पड़ता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन थ्योरी, जो कम्युनिकेशन थ्योरीज होती है, और आज का जो मीडिया का काम चल रहा है वो थ्योरी, सूत्र क्या है, सिद्धांत क्या है, उसके हिसाब से आज का मीडिया हम देखते तो क्या मिलता है, उस पर भी हम रिसर्च कर सकते। लैंग्वेज एंड स्टाइल स्टडीज, ये बहुत सुंदर विषय है। जिसको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, स्पेशली फ्लेयर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज है, उनके लिए मैं जरूर कहूंगी कि अगर आपको लैंग्वेज और स्टाइल करना है तो पुराने जो पीरियोडिकल्स है उनकी स्टाइल लिखने की, लेखन शैली, और आज की लेखन शैली, संपादन की लेखन शैली क्या है, संपादकीय लिखते हैं हम, एडिटोरियल, उसकी लेखन शैली क्या होती है, वो पढ़ाई करना, उसका अध्ययन करना, ये भी इटसेल्फ बहुत सुंदर काम होगा। डिजिटल एंड न्यू मीडिया इंटीग्रेशन, हमारा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है और हमारा जो न्यू मीडिया एस्पेक्ट्स अभी खुले हुए हैं, उसमें हम ऐसे इंटीग्रेशन करके क्या नया आयाम दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसका भी एक सुंदर रिसर्च हो सकता है, बढ़िया रिसर्च होगा इसमें। ऑडियंस एंड रिसेप्शन स्टडी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, उसका ऑडियंस सर्वे होता है। इस ऑडियंस सर्वे से हमें, ऑडियंस और रिसेप्शन दोनों ही सर्वे से जो हम अध्ययन करते हैं उसके निष्कर्ष, मतलब ये रिसर्च है। प्रिंट में आज भी लोग ज्यादा पढ़ते हैं तो कौन सा पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं तो कौन सा मैगजीन ज्यादा पढ़ते हैं, कौन सी भाषा में ज्यादा पढ़ते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी या और भी बाकी की आपकी लैंग्वेजेस है, उसमें कौन सी लैंग्वेज का स्टडी हमको लेना है। अगर महाराष्ट्र में लेना है तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन तीनों में हम ऑडियंस और रिसेप्शन स्टडीज कर सकते हैं। अगर बंगाल में करना है तो बंगाली और इंग्लिश, इनका स्टडीज कर सकते हैं। यही कहाँ से कौन से न्यूज़पेपर, मैगजीन, अगर संस्कृत है तो संस्कृत, इसको लेकर हम अलग अलग तरीके से ये स्टडी हम कर सकते हैं। आर्काइव एंड प्रिजर्वेशन रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। आप जो भी कुछ प्रकाशित करेंगे उसका आर्काइव होना ही चाहिए, अगर वो करेंगे नहीं तो आपका डॉक्यूमेंटेशन गया। हमारा इतना बड़ा ट्रेजर, नॉलेज ट्रेजर जो है, हमारे पूर्व लोग जो होते हैं, हमारे जो परंपरा थे, हमारे जो प्राचीन लोग थे, वो प्रसिद्धि में, प्रख्याति में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, खुद का नाम लिखना भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अननोन इतने सारे हमारे जो ग्रंथ और हमारा लेखन है वो हमें पता ही नहीं उसका लेखक कौन है, कौन सी स्थिति में, कौन से परिस्थिति में क्या हुआ था उस वक्त, कि उसकी परिस्थिति का, उसका आकलन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, लिखित रिकॉर्ड नहीं है। अगर आपको संस्कृत जर्नलिज्म में आर्काइवल स्टडी करनी है तो इसका रिकॉर्ड आपको तैयार करने से शुरुआत है, और जब तैयार है उसको डॉक्यूमेंटेशन करके, उसको प्रिजर्व करके, उस पर स्टडी, उस पर रिसर्च करना, ये बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए जो अच्छा मिलेगा, पुराना हो, प्राचीन हो, तो उसको आर्काइव करके आपको स्कैन करके सेव करके रखना पड़ेगा। ये आर्काइव और प्रिजर्वेशन रिसर्च इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर फ्यूचर। एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, अगर संस्कृत जर्नलिज्म का
एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में या फिर अलग यूनिवर्सिटीज में जो काम हो रहा है, डिपार्टमेंट है क्या, उसमें रिसर्च हो रहा है क्या, उसमें पत्रकारिता के ऊपर प्रकाशन हो रहे हैं क्या, इसका हमें थोड़ा स्टडी करना होगा, सर्वे करना होगा। तो उसका फील्ड रिसर्च, क्योंकि आपको अगर इंस्टीट्यूट लेने हैं तो कहाँ कहाँ है, सिर्फ आपको एक जनसंचार संस्था दिल्ली की लेकर नहीं होगा, आपको अगर संस्कृत यूनिवर्सिटीज देनी है तो सभी संस्कृत यूनिवर्सिटीज का आपको ब्यौरा रखना पड़ेगा। या फिर आपको माखनलाल चतुर्वेदी करके नहीं होगा केवल भोपाल की यूनिवर्सिटी जो जन संचार को ही केवल लक्ष्य करके बनाई गई है, आपको बाकी के नागपुर विद्यापीठ हो या आपका कोलकाता यूनिवर्सिटी हो, बाकी में भी विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, जहाँ जर्नलिज्म होता है वहाँ संस्कृत जर्नलिज्म का स्थान क्या है, या संस्कृत जर्नलिज्म का कोई कोर्स चलता है क्या, ये आपको देखकर उस पर रिसर्च करके आपके ऑब्जर्वेशंस देने पड़ेंगे। तो ये स्कोप जो है संस्कृत जर्नलिज्म के लिए वाइड रेंज में है, आपको आपका एरिया फिक्स करना है। ये जो है स्कोप ऑफ रिसर्च इन मास कम्युनिकेशन, इसमें भी बहुत सारे एरियाज है। मीडिया कंटेंट एनालिसिस, ये बहुत बड़ा काम है। आपको मीडिया कंटेंट, कौन से मीडिया कंटेंट का एनालिसिस करना है, प्रिंट का करना है, इलेक्ट्रॉनिक करना है, डिजिटल करना है, यूट्यूब का करना है, कहाँ से करना है, मीडिया कंटेंट आप कहाँ से लेने वाले हैं, किस प्रकार का लेने वाले हैं, मैगजीन का लेने वाले हैं, न्यूज़पेपर का लेने वाले हैं, या फिर आप जो न्यूज चैनल्स है उसका न्यूज कंटेंट करना चाहते, मीडिया कंटेंट करना चाहते, तो इसका एनालिसिस करना, कौन सा लेना, इसका लिमिट आपको तय करना है। उसके मुताबिक कितने वर्षों का या कितने किसी विशेष विषय पर, अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया कंटेंट एनालिसिस करना है तो ऑपरेशन सिंदूर में प्रिंट मीडिया में क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या, डिजिटल में क्या चला और यूट्यूब पर क्या चला, आपको पूरा एनालिसिस करके आपको पॉइंट्स, फैक्ट्स रखने पड़ेंगे कि हमारे सरकार ने पत्रकार परिषद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग लेकर क्या कंटेंट दिया, क्या फैक्ट्स हमारे सामने रखे, यूट्यूब पर फेक न्यूज कैसे चली। आपको अलग अलग तरीके से ये करना पड़ता है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको डाटा कलेक्शन भी करना है, लेकिन आपको वेराइटी ऑफ डाटा का भी एनालिसिस करने आना है, इसलिए ये काम भी बहुत बारीकी से करना होता है। मीडिया इफेक्ट्स एंड ऑडियंस स्टडीज, ऑपरेशन सिंदूर का मीडिया इफेक्ट क्या है, मीडिया ने कैसे उसको हैंडल किया है और उसमें ऑडियंस कैसे प्रभावित हुए उस न्यूज से, किस पर हमने भरोसा किया, ऑडियंस ने किस न्यूज चैनल पर या किस प्रिंट मीडिया, किस न्यूज़पेपर पर भरोसा किया, उसका स्टडी भी आप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन थ्योरीज एंड मॉडल्स, उसके मॉडल अलग है, क्योंकि रिसीवर, रिसेप्टर जो होता है वो, और देने वाला और लेने वाला, इन दोनों का भी जो भी हो, कम्युनिकेशन थ्योरीज में ये दोनों मॉडल और ये दोनों जो लोग हैं, इसका इतने अलग अलग तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, इसलिए मॉडल और थ्योरीज ये भी हमारे लिए बहुत सुंदर विषय है। मीडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, आप देखिए कि अभी पॉडकास्ट आ गए, हमारा रील आ गया, मोबाइल जर्नलिज्म आ गया, आप कोई भी ये निकाल लीजिए जहाँ कुछ इलीगल चल रहा है या गलत चल रहा है उसका, और वो ऑथेंटिकली आप सबमिट कर दीजिए। आपका एक तो न्यूज चैनल को आप दे सकते हैं, तो आपको अगर ऑथेंटिक हो तो आपको तुरंत वो रेम्यूनरेशन देते हैं कि हाँ आपने अच्छा शोध पत्रकारिता का काम किया है। इसलिए अपनी जो मीडिया टेक्नोलॉजी नए नए है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, टेक्निकली अभी एडवांस हो गया है मीडिया, तो उस टेक्निकल एडवांसमेंट का हमारे और इनोवेशन का हमारे जर्नलिज्म में हम कैसा उपयोग कर सकते हैं और करते हैं, इसका भी एक सुंदर स्टडी ब्यौरा हम दे सकते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पब्लिक ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स और पब्लिक ओपिनियन, इन दोनों का रेशो, इन दोनों का संबंध, और वो भी हमारे मीडिया के माध्यम से कैसे हो सकता है, कैसे होता है, ये भी हमें दिखाने की एक संधि, एक अवसर हमारे पास है। मीडिया एथिक्स एंड रेगुलेशन, अभी आप ऑपरेशन सिंदूर का देखिए, एक एडवाइजरी जारी की थी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कि मीडिया ने क्या क्या नहीं करना है, कैसे कैसे न्यूज देनी है, नहीं देनी है, इसकी मीडिया एडवाइजरी दी थी। मीडिया एथिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको अगर मीडिया में काम करना है तो उसके एथिक्स और उसके रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का में अगर किसी ने ये एथिक्स नहीं
ओबे किए हैं या उसका उल्लंघन किया है, तो वो दिखाना, वो खुद पढ़ाई अभ्यास अध्ययन करना, ये भी आपके लिए बहुत सुंदर विषय हो सकता है, एक महत्वपूर्ण है। और इससे फैक्ट्स और फिगर्स जो आपके होंगे, उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर बनेगा तो वो सरकार के लिए भी बहुत काम का होता है। क्रॉस कल्चरल एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन, संस्कृत पत्रकारिता केवल लैंग्वेज या कल्चरल या केवल नॉलेज लेवल पर नहीं होनी चाहिए, उसका क्रॉस कल्चरल इफेक्ट, इम्पैक्ट और उसका ग्लोबल कम्युनिकेशन में क्या स्थान हो, इसका भी स्टडी हो सकता है। तो ये देखिए, लैंग्वेज हम केवल एक दायरा करके नहीं लेना, लैंग्वेज जर्नलिज्म करके नहीं लेना, संस्कृत को हम अलग अलग फील्ड से, अलग अलग लैंग्वेज से और ग्लोबल कम्युनिकेशन में किस स्थान पर काम कर सकते हैं, उसका भी हमें एक जिसको हम बोलते हैं अभ्यास, अध्ययन करने की जरूरत है। हेल्थ कम्युनिकेशन एंड सोशल चेंजेस, मैं आपको इसके लिए कोविड कोरोना का बताती हूँ। हेल्थ कम्युनिकेशन, जब एडवाइजरी जारी होती थी, कोविड का पीरियड चल रहा था और हमारा जो पूरा सोसाइटी है, वहां से एम्स से क्या जारी होता है, क्या हमारे लिए एडवाइजरी आती है, उसके हिसाब से हमारा जो रोज का जो एक टाइम टेबल है या हमारा जो एक मेंटल स्टेटस है, वो तैयार होती थी। तो हेल्थ कम्युनिकेशन में डॉक्टर्स का रोल है, ये बात है, लेकिन डॉक्टर्स के मेडिकल जो ऑफिसर में जो पीआरओ होता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो हेल्थ कम्युनिकेशन, हेल्थ एडवाइजरी और सोशल चेंज, कोविड पीरियड इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, ये भी आपके लिए बहुत सुंदर विषय है। ऑर्गेनाइजेशनल एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारा जो एक महत्व है, कल्चरल कोहेरेंस और इम्पोर्टेंस और कम्युनिकेशन और इसका एसोसिएशन जो है, उसका भी एक अच्छा स्टडी, अध्ययन करने का अवसर संस्कृत जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में हो सकता है। मीडिया इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्री स्टडीज, मीडिया का इकोनॉमिक्स, मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ इसके। हमारा संस्कृत का जो है, लोग एक तो सब्सक्राइब करते नहीं है, अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, आप कुछ पैसा करके खरीदेंगे नहीं, तो ये इकोनॉमिक्स, उसका जो अर्थ संबल, इसको कैसे मिलेगा। मैं संस्कृत भविष्य में अगर पीडीएफ पढ़ूं लेकिन उसको लू नहीं, अभी आप देखिए कोविड पीरियड में न्यूज़पेपर घर में आना बंद हुआ था, तो हमारे जो सब पत्रकार थे, हमसे जो कनेक्टेड जो पत्रकार थे, रोज हमें पीडीएफ भेजते थे। न्यूज़पेपर घर में आना बंद हुआ तो हमने कम्युनिकेशन हमारे व्हाट्सएप से रखा कि रोज पीडीएफ भेजना कि हमारा पेपर चालू है, हम रोज पेपर प्रकाशित करते हैं। भले ही आपके पास आपको आज फिजिकली नहीं आता है, आप हम दे नहीं सकते, लेकिन पीडीएफ से आता है। तो ये पीडीएफ द्वारा हमें न्यूज़पेपर मिला। भले ही उस वक्त उनकी एडवर्टाइजमेंट कम हुई, पेपर की संख्या कम हुई, उनको यहाँ से मीडिया कोविड का इतना बड़ा झटका लगा है इस इकोनॉमिकल कंडीशन को कि वहां आने के लिए, बाहर आने के लिए वो आज भी उनका एक संघर्ष शुरू है। आज भी वो पेपर की संख्या में जो पृष्ठ संख्या है, पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस वो कम हो गए हैं। एडवर्टाइजमेंट अभी बड़ी है, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस वो इतने बढ़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो झटका अभी तक काम कर रहा है। तो इसलिए अर्थ संबल जो होता है वो विज्ञापन पर, मार्केटिंग पर, और ये मार्केटिंग उन्होंने उस वक्त व्हाट्सएप द्वारा किया। हमारे पास हमारा रोज का पेपर पीडीएफ में रोज पहुंचता था, ये मार्केटिंग है, ये काम है। और उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपको एडवर्टाइजमेंट देनी है तो आप दे सकते हैं, पीडीएफ द्वारा हमारा पेपर सबके पास जाएगा। तो ये जो बातें हैं, ये हमको इंडस्ट्री रिलेशन, मीडिया इकोनॉमिक्स और हमारा संस्कृत जर्नलिज्म, इसकी स्टडी होना जरूर आवश्यक है। सच बताती हूँ, हमें अर्थ संबंध होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास अर्थ निधि नहीं होगा, हमारे पास अर्थ सुरक्षा नहीं होगी, कितने दिन तक हम पेपर निकाल पाएंगे। इसलिए अभी लोग अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लेते, लेकिन हम चलाना चाहते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट ये उनके पास एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन होता है। उसके ही मुताबिक, उसके ही भरोसे उनके पेपर्स या मैगजीन्स या जो भी कुछ उनका खर्चा है वो चलता है, मैनेजमेंट चलती है। ये रिसर्च टॉपिक मैंने अलग अलग जिसको एरियाज है उसके मुताबिक आपके लिए लाए हैं, क्योंकि मेन जो विषय था रिसर्च ओरिएंटेड था।
जो भी इंटरेस्टेड है उसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। एंशियंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको रिसर्च करना है तो एंशियंट संस्कृत जर्नलिज्म, हिस्ट्री, एनालिसिस एंड कंट्रीब्यूशन, इस ये टॉपिक आप ले सकते हैं। हिस्ट्री एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म, ये भी आप ले सकते हैं। ये इसमें अगर आपको एरा करना है तो पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, या अभी रिसेंट ये जो है या आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये भी आप कर सकते हैं। तो आपको एरिया, आपकी लिमिट आपको खुद को तय करनी है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन और इवैल्यूएशन इसमें अगर जाना है तो लिटरेरी एंड जर्नलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ संस्कृत पीरियोडिकल्स, ये एक विषय है। स्टाइलिस्टिकल स्टडी ऑफ एडिटोरियल इन लीडिंग न्यूज़पेपर, ये एक स्टडी है। रीडरशिप इम्पैक्ट, मैंने पहले ही कहा था, लैंग्वेज और स्टाइलिस्टिकल स्टडी में बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि उसको साहित्य शैली जिसको पता है, स्टाइल जिसको पता है, तो ये स्टाइल जिसने सीखी है, जिसने साहित्य पढ़ा है, वो ही ये काम कर सकता है। और इसमें क्या है, केवल स्टाइल नहीं होती है, भाषा शैली नहीं होती है, इसमें विचार भी होते हैं। तो ये विचारों का और शैली का जो अभ्यास है, अध्ययन है, ये आपने एडिटोरियल, संस्कृत एडिटोरियल को एक बहुत बड़ी ऊंचाई प्रदान करेंगे, क्योंकि एडिटोरियल हमेशा वैचारिक, जिसको हम फीडिंग बोलते, खाद्य बोलते हैं, ऐसे देता है। हमारी जो बुद्धि के पहलू है वो प्रकाशित करता है, क्योंकि एक रीडर क्या क्या जान पाएगा, वो अगर इनर अंडर करंट नहीं जान पाएगा एखादे विषय के, तो वो हमें एडिटोरियल वो दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए एडिटोरियल स्टडी बहुत आवश्यक है। रीडरशिप इम्पैक्ट एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक संस्कृत जर्नल, मैंने अभी इस पर बोला है। इसमें विद्युत दूत, जाह्नवी, पट्टांबी, जम्बूद्वीप, प्रसन्ना, ये सब है। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल इश्यूज ऑफ संस्कृत भवितव्यम, आपको अगर एक पीरियोडिकल लेना है स्पेशल, अगर संस्कृत भवितव्यम लेना है तो उनको 75 इयर्स के स्पेशल इश्यूज का कंट्रीब्यूशन, उसका स्टाइलिस्टिकल स्टडी, उसका एडिटोरियल, इसका रीडरशिप, उसका जिसको इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन, ये सब आपको करना पड़ेगा। तो ये, और स्पेशली कंट्रीब्यूशन इन संस्कृत जर्नलिज्म एंड पर्टिकुलर इन महाराष्ट्र, पर्टिकुलर इन भारत, इस अलग अलग रेंज में आप ये काम कर सकते हैं। किसी भी पीरियोडिकल का कर सकते, किसी भी मैगजीन का कर सकते, किसी भी न्यूज़पेपर का कर सकते। मैंने संस्कृत भवितव्यम केवल उदाहरण के तौर पर दिया है। तीसरा है करंट लैंडस्केप, आपका अभी करंट सिचुएशन क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ करंट संस्कृत पीरियोडिकल्स ऑन स्टूडेंट्स और इन संस्कृत फील्ड, रीजनल लैंडस्केप, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और करंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ संस्कृत पीरियोडिकल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर इन महाराष्ट्र टू संस्कृत जर्नलिज्म। संस्कृत प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन, ये भी एक विषय है। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, मीडिया इनिशिएटिव्स, स्टडी ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म इन संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। मैंने पहले ही कहा था कि आपको संस्कृत जर्नलिज्म कहाँ उसका पढ़ाई होती है, उसके हिसाब से ये अध्ययन भी कर सकते हैं हम। इंटीग्रेटिंग एंशिएंट कम्युनिकेटिव विजडम विद मॉडर्न जर्नलिज्म, देखिए हमारे यहाँ दूत परंपरा थी। सबसे पहला ऋग्वेद में दौत्य का उल्लेख आता है, हमारी शर्मापणी सूक्त में, वहां से लेकर, और हमारे जो नारद जी है ना, वो हमारे पहले पत्रकार हैं, जहां वहां जाते नारायण नारायण करके, और ये पत्रकारिता का सबसे पहला जो पत्रकार है वो हमारे नारद जी हैं, तो उनको प्रणाम। और वही जो एंशिएंट कम्युनिकेटिव विजडम है नारद जी से चला हुआ, वो आज तक हमारे मॉडर्न जर्नलिज्म में कैसे कनेक्ट होता है, उसका एक अच्छा स्टडी हो सकता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा विषय होगा। ऑडियंस रिसेप्शन स्टडी ऑफ संस्कृत न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल, मैंने कह दिया है। इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन संस्कृत जर्नलिज्म, डिजिटल एरा में संस्कृत जर्नलिज्म कैसे पनपता है, आगे बढ़ता है, ये आप 100 उदाहरण के साथ दे सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लैंग्वेज मीडिया एंड संस्कृत मीडिया, अदर लैंग्वेजेस और संस्कृत मीडिया, ये भी आप कर सकते हैं। और ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है। रिसर्च टॉपिक में कोश, डिक्शनरी, ये आपके लिए बहुत, इससे हम बोलते हैं लाइफ जाएगा हमारा, लेकिन ये स्टडी कंप्लीट नहीं होगा, इसमें अपडेट आते जाएंगे। तो कॉइनिंग ग्लॉसरी ऑफ संस्कृत वर्ड्स फॉर संस्कृत ब्रॉडकास्टिंग जर्नलिज्म, आप अगर संस्कृत वार्तावली पढ़ते होंगे तो आपको नए नए शब्द वहां मिलेंगे।
इसकी डिक्शनरीज बनाना एक इटसेल्फ बड़ा टास्क है। डिक्शनरी ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, इसका अलग अलग वर्डिंग्स है, तो ये आपको संस्कृत में लाना ये भी एक बड़ा टास्क है। डिक्शनरी ऑफ संस्कृत ग्लॉसरी फॉर मीडिया एंड जर्नलिज्म, इन जनरल पत्रकारिता में कौन से शब्द है उसका संस्कृतकरण करना ये हमारा टास्क हो सकता है। और दूसरा है इंडेक्स ऑफ राइटिंग्स इन संस्कृत पीरियोडिकल्स, आपके जो पुराने संस्कृत पीरियोडिकल है जितने भी आपको मिलते हैं, अगर आपको संस्कृत भवितव्यम के 75 इयर्स के पूरे अंक मिले तो उसका इंडेक्सिंग करना ये इस सेल्फ एक बहुत बड़ा काम है। पूरा आपका लाइफ का एक कंट्रीब्यूशन इसमें हो सकता है, तो ये एक कोश या डिक्शनरी या इंडेक्सिंग ये बहुत बड़ा काम होता है। बिब्लियोग्राफी ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म, संस्कृत जर्नलिज्म का वीकली, डेली न्यूज़पेपर, आपका मंथली, ट्राई मंथली, ये जो होता है 6 मंथली, इसका भी बिब्लियोग्राफी बनाना ये बहुत बड़ा काम है। इसमें एक और अलग अलग विषय मैंने लाया है, करंट रिसर्च ट्रेंड्स इन संस्कृत जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें रिसर्च करंट ट्रेंड क्या चल रहे हैं अभी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज स्टडीज, मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए कहा है कि इंफॉर्मेशन गलत कैसे देते हैं और उसकी फेक न्यूज कैसे बनाते हैं, वो भी आपको स्टडी का विषय होता है। सोशल मीडियाज रोल इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, आपको सोशल मीडिया पॉलिटिकल गेम चेंजर जो होता है वो में सोशल मीडिया का रोल कैसे होता है। अभी आप देखिए हमारे 2014 की जो हमारी इलेक्शन था, इस इलेक्शन में अलग कांग्रेस से लेकर भाजपा का जो हमें ये हुआ है वोटिंग हुआ है, उसका 2004 से 2014 और 2014 से 2024 इसका स्टडी हम कर सकते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में। ये बहुत बड़ा रिसर्च हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जर्नलिज्म, आपको एआई नकारना नहीं है, एआई का उपयोग कितने विजडम से आप करेंगे जर्नलिज्म में वो आपके काम में आएगा। एआई न को हमको किसी का डाटा चुराना है, ना हमको किसी का डाटा हमारा करके कहना है। एआई का उपयोग हमें जर्नलिज्म अधिक सुस्पष्ट स्वच्छ रूप से और अधिक स्किलफुली लोगों के पास, लोगों के साथ क्लियर विचार देने वाला होना चाहिए, इसलिए एआई टूल्स हमें यूज करने हैं। अभी बॉम्बे यूनिवर्सिटी आईआईटी बॉम्बे ने एआई टूल्स निर्माण के हैं, जो एआई टूल्स का मुख्य उद्देश्य है। एआई कोश करके उन्होंने कल ही उनका ट्वीट था, उन्होंने एक लिंक भी उनकी दी थी, और ये सब उन्होंने टूल इन द परव्यू ऑफ लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स इसके लिए निर्माण किए हैं। तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि जो आईआईटी बॉम्बे जैसी संस्था हमारे लैंग्वेजेस के लिए करती है, बहुत बड़ा ये है, ये कंट्रीब्यूशन है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। डिजिटल प्राइवेसी एंड सर्विलेंस, इन्फ्लुएंसर कल्चर एंड माइक्रो सेलिब्रिटी, हेल्थ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग क्राइसिस, मैंने कोविड का उदाहरण दिया है इसमें। मीडिया रिप्रेजेंटेशन एंड डाइवर्सिटी, बहुत सुंदर विषय है। मीडिया देखिए भारत में अलग अलग प्रांत में संस्कृत का प्रचार प्रसार और संस्कृत का जर्नलिज्म है, उसकी अगर डाइवर्सिटी उस प्रांत के से रिलेट करे तो आपको मीडिया रिप्रेजेंटेशन और लैंग्वेज और रीजनल डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा काम इसमें हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी इन स्टोरी टेलिंग, पंचतंत्र और हितोपदेश, इसके लिए आपको बहुत चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये सब इसमें आ सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड ट्रांसमीडिया स्टोरी टेलिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन, बहुत बड़ा विषय है एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन। यहाँ जर्नलिज्म के क्षेत्र अगर आप देखेंगे इतना वाइड रेंज है इसमें, ये आपको कल्चरल है, बिट्स तो इतने हैं, उसमें का बहुत महत्वपूर्ण बिट है एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन। यहाँ अगर आपने सोचा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में भी नागपुर में जो हमारा अजनी वन करके एरिया था, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे उसमें, वो सब पेड़ काट कर वहां से मेट्रो जाएंगी ऐसा प्लान किया था गवर्नमेंट ने, लेकिन वहां के लोगों ने ये प्लान पूरा चौपट कर दिया। उन्होंने कहा अजनी वन नहीं तोड़ने देंगे, वहां हम सब हमारे लोग खड़े हो गए और उनको तोड़ने नहीं दिया, कोर्ट में गए, उस पर स्टे आया कि वो काम नहीं करना, क्योंकि इतना सुंदर एरिया, हरा भरा एरिया, उसको काट कर हम मेट्रो के लिए करेंगे
हम नहीं चाहते। तो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन के लिए जर्नलिज्म कैसी भूमिका करता है, ये इस उदाहरण से पता चलता है। आपका जो मुंबई का है आरे वाला एरिया, उसमें भी ये यही चल रहा है, इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन। लोग बोलते नहीं, कोकण में ये काम चल रहा है कि यहाँ रिफाइनरीज मत लाइए, ये खराब हो जाएगा पूरा। तो ये जो बातें होती है करंट में, हम लोग अगर हम अलर्ट नहीं रहे तो हम हमारे लिए कौन आवाज बनता है? तो जर्नलिज्म ये हमारा आवाज। इंटीग्रेटिंग संस्कृत विथ मास कम्युनिकेशन, इसमें करंट रिसर्च ट्रेंड में और 2-3 है बताती हूँ। डिजिटल रिवाइवल एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ संस्कृत मीडिया, इस पर बहुत काम हो सकता है और काम हो रहा है। संस्कृत न्यूज डिसेमिनेशन एंड एथिकल रिपोर्टिंग, आपका रिपोर्टिंग बिल्कुल एथिक्स के बराबर हो, उसको कण भर भी कम नहीं होना चाहिए, और आपको अनएथिकल कुछ भी नहीं करना है। तो आपका न्यूज भी व्यवस्थित सुव्यवस्थित होना है, जो फैक्ट्स और फिगर्स पर हो, ना कि आपके कल्पना पर, ना कि किसी को हम फेवर करने वाले हो। इम्पैक्ट ऑफ संस्कृत मीडिया ऑन लैंग्वेज प्रिजर्वेशन, बहुत सुंदर विषय है, ये बहुत बढ़िया विषय है, इस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है। कंटेंट एनालिसिस ऑफ संस्कृत पीरियोडिकल्स, इंटीग्रेशन ऑफ मास कम्युनिकेशन थ्योरीज विद संस्कृत स्कॉलरशिप, कितना सुंदर विषय है। संस्कृत स्कॉलरशिप और मास कम्युनिकेशन थ्योरीज क्या इंटीग्रेशन हो, ये आप बता सकते हैं, उस उदाहरण दे सकते हैं। 2-4 उदाहरण दीजिए, आप उनका काम डेपिक्ट कर दीजिए विद उदाहरण, आपका ये बहुत बड़ा अच्छा विषय हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत टर्मिनोलॉजी फॉर मॉडर्न मीडिया कॉन्सेप्ट्स, ये डिक्शनरी और पोस्ट में मैंने यही कहा था। ऑडियो विजुअल मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, जो अभी का करंट है। आप अगर जानते हैं कि संस्कृत पॉडकास्ट हो, संस्कृत फेसबुक, संस्कृत ब्लॉग, संस्कृत का ट्विटर, ये जो भी हमारे ई न्यूज़पेपर, ये सब ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म के अलग अलग माध्यम है जहां से हमारा संस्कृत मीडिया लोगों तक पहुंचता है। और एक मीडिया केवल लोगों तक पहुंचना, न्यूज देना, इंफॉर्मेशन देना, इतना नहीं, तो उनका जनमत जो योग्य है उसकी तरफ मोड़ना, ये भी मीडिया का बहुत बड़ा काम होता है। इसके बाद में लास्ट में हमने जो अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इंटीग्रेटिंग संस्कृत लर्निंग विथ मास कम्युनिकेशन, प्रोफेसर कलापिनी अगस्ती और हम दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। इस प्रोजेक्ट के जो फाइंडिंग्स है, ये 3 पुस्तक हमने तैयार की, एक संस्कृत पत्रकारिता, फैसेट्स ऑफ संस्कृत जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड रीडिंग्स इन संस्कृत जर्नलिज्म, ये 3 पुस्तक हमने इस हमारा प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन है। और हमारे बच्चे अलग अलग संस्कृत जो जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट है, कंसर्न है, वहां काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों ने ब्लॉग की निर्मित की, संवादिनी नाम का ब्लॉग हमने किया। हमने संस्कृत पत्रकारिता के लिए जो 60 बच्चे गुरुकुल के हमने तय किए थे, हमने लिए थे, 3 बैचेस हमने चलाई इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो उनको हमने संस्कृत जर्नलिज्म का प्रशिक्षण देकर वॉइस वर्सा लैंग्वेज स्किल उनके लिए हमने डेवलप किया, ट्रांसलेशन स्किल डेवलप किया। आज वो बच्चे हमारे विद्यापीठ की ही एसेट नहीं, तो उनके खुद के लाइफ में अलग अलग जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हमारा हुआ है। हमारी जो वैदर्भी संस्कृत पत्रिका, हमारी जो वैसे वो इंग्लिश में है लेकिन वैदर्भी नाम है, लेकिन हमारी ट्राई मंथली न्यूज़पेपर जो रेगुलर निकलता है, उसका भी एग्जीबिशन हमने इसमें लगाया था। तो ये हमारा संस्कृत पत्रकारिता में केवल मैं अभी उदाहरण करके ये प्रोजेक्ट जो हमने कंप्लीट किया। और मेरा और एक प्रोजेक्ट है जो पब्लिक रिलेशन जर्नलिज्म पर चल रहा है, वो अभी कंप्लीट होगा आगे के 2 महीनों में, तो वो भी हम काम कर रहे हैं। तो केवल मैं रिसर्च क्या है ये बता नहीं रही हूँ, हम उसमें काम भी करते हैं। और हमारे बच्चे भी, ये जो 60 बच्चे गुरुकुल के तैयार हुए, जो संस्कृत का ट्रांसलेशन मराठी, हिंदी, इंग्लिश में कर सकते हैं या वाइस वर्सा कर सकते हैं, वो न्यूज कैसे लिखना ये कर सकते हैं, फीचर स्टोरी कैसे लिखना कर सकते हैं, वो ब्लॉग बनाते हैं, वो खुद की वेबसाइट बनाते हैं। हमारे एक स्टूडेंट ने वेबसाइट बनाई, एक स्टूडेंट ने ब्लॉग बनाया, कोई जो है वो न्यूज उन्होंने बनाए। उस हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम था 100 मार्क्स का, उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये बच्चे प्रशिक्षित हुए। तो ये जो काम है कि केवल रिसर्च मतलब टेबल रिसर्च नहीं होता, तो हमको आगे की पीढ़ी को हमारा जो अनुसंधान है, हमारा जो काम है, वो आगे लेकर जाए।
यही हमारा मकसद होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और स्कोप ऑफ रिसर्च ये वाइड है, आप क्या कर सकते हैं आपके हाथ में, आपका आपका निर्णय है वो। तो संस्कृत पत्रकारिता में आपका जो क्रियान्वयन है, आपकी जो एक इच्छा शक्ति है, वो अगर आप बढ़ाएं तो बहुत सारा काम हो सकता है। यावस्थास्यन्ति गिराः सरितश्च महितले तावत् जीव्या ध्रुवं ह्येषा संस्कृते पत्रकारिता। बहुत बहुत नमस्कार। आपको PSSC जो आयोजक है, उन्होंने मुझे ये इस विषय पर और आज के शुभ दिन, शुभ पर्व पर मुझे व्याख्यान देने का अवसर प्रदान किया। उसके लिए आप सभी के मैं बहुत 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 आभारी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्याख्यान से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ हो। जो भी आप थोड़ा किंचित कुछ ना कुछ आपको मिला हो, ऐसे में आशा करके मेरी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रियंका, आवाज सुनाई दे रहा है? जी भैया सुनाइए। थैंक यू मैम। एक्चुअली हमारे यहाँ से नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं अभी कैमरा को ऑन नहीं कर सकता। मैं अंतिम चरण में मैं कैमरा को ऑन करूंगा। तो अभी आप एक धन्यवाद फोटो ज्ञापन निकाल की ओर लीजिए बढ़ते हैं। सबका, जो उपस्थित है इन सबका हाँ, हाँ। कैमरा ऑन करके एक फोटो निकाल लीजिए। हाँ। ओके मैम, ओके। मैं सबको अनुरोध करूंगा कि एक बार आप सभी अपना कैमरा जो है उसको ऑन कीजिए। हम लोग एक फोटो फिर मैं धन्यवाद ज्ञापन। प्रियंका, ओपन योर कैमरा। डीएक्टिव दिख रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। ओ अच्छा। एक्चुअली बीच में मैं कैमरा ऑफ ऑन करते हैं ऑडियंस, इसलिए सिस्टम ने वो ऑफ कर दिए हैं भैया। एक्चुअली सॉरी। ये मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, आपको भेज दूंगा। टोटल पार्टिसिपेंट्स अभी तक जितने सारे मौजूद हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू एवरीवन। बढ़ता हूँ। आज के इस सत्र में हम सबके साथ उपस्थित थी श्रद्धेय अध्यापिका आदरणीय डॉक्टर रेणुका शरद बोकारे मैम। संपूर्ण आयोजक मंडल एवं सभी विद्यार्थियों की ओर से हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकलकर आज हमारे बीच पधारने की कृपा की। आपका व्याख्यान संस्कृत पत्रकारिता एवं जनसंचार में शोध की संभावना है, स्कोप ऑफ रिसर्च इन संस्कृत जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, सचमुच एक प्रेरणादायक अनुभव रहा। आपने जिस आत्मीयता, विद्वत्ता और सहजता के साथ इस विषय को प्रस्तुत किया, उसने हम सभी को विषय की गंभीरता, व्यापकता और संभावनाओं को गहराई से समझने का अवसर दिया। आपके अनुभवों की झलक, आपकी शोध यात्रा और आपका मीडिया के क्षेत्र में योगदान, जिस विषय में आपके प्रोजेक्ट्स इत्यादि विषय में आप अभी बात कर रहे थे, आपके स्कॉलर्स के, रिसर्च स्कॉलर्स के, छात्र छात्राओं के जो प्रोजेक्ट्स है विभिन्न जनसंचार क्षेत्रों में, वो सब है, उन सब के विषय में आपका ये योगदान है, ये सभी कुछ हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। आपने हमें ये विश्वास दिलाया कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि वह माध्यम बन सकती है आज की जनसंचार की दुनिया में, क्योंकि बहुत सारे विषय की ओर हम सभी उपस्थित थे, हम सभी देख रहे थे कि उसमें जर्नलिज्म में एथिकल वैल्यूज क्या हो सकता है,
कहाँ कौन सा चीज छपना है, कहाँ कौन सा चीज जनसंचार में लाना है, कौन सा चीज नहीं लाना है, उसमें क्या रोक टोक है, एवरी काइंड ऑफ एथिक्स। तो ये विश्वास आप आज हम सबको दिलाई हैं। तो ये केवल संस्कृत, इससे हम सब जान पाए कि संस्कृत केवल एक भाषा मात्र नहीं बल्कि वह माध्यम बन सकती है आज की जनसंचार की दुनिया में, वो भी सशक्त योगदान दे सकता है। और आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन, आपका सरल लेकिन प्रभावशाली संवाद, ये हम सब के मन में सदैव स्मरणीय रहेगा। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमें आपका सानिध्य मिले और आपका मार्गदर्शन का अवसर मिलता रहे। हम सबको, सभी जितने सारे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से जो भी छात्र छात्राएं जुड़े हैं, बाद में रिकॉर्डिंग है सेशन का जो देखेंगे, तो आपसे मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, ये आशा रहेगा हम सबका। और आपका एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद मैं ज्ञापित करता हूँ समग्र BSSCI सर्च रिसर्च परिवार की तरफ से। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, साथ ही- बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक्चुअली मैम शुरू में से बहुत हम सबका थोड़ा बहुत यहाँ इधर से इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए शुरू में शायद कोई थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया है। और ओके, ठीक साथ ही है। उपस्थित आप हैं श्रद्धेय एक फोटो निकाल कर रख हाँ। दीजिए, आप फोटो निकाल हाँ, कर हाँ, रख मैम। दीजिए आपके रिकॉर्ड। हाँ मैम, और साथ ही उपस्थित हैं श्रद्धेय अध्यापिका डॉक्टर सुतपा रॉय महाशया, लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज के संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्षा। मैम को भी सादर नमस्कार आज हम सबके साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम फॉर विजिटिंग अस। यू आर विद अस एज अ गार्जियन एवरी टाइम। थैंक यू। तो मैम मैं शांति पाठ के, रेणुका मैम, मैं शांति पाठ के माध्यम से तब इजाजत चाहूंगा, शांति पाठ के माध्यम से सेशन को। थैंक यू मैम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। नमस्कार Thank नमस्कार, you. धन्यवाद। Good night. Good night everyone. Thank you. शुभरात्रि। शुभरात्रि। शुभरात्रि।